22 मार्च थी, साल था 1931। शाम का समय था। लाहौर की जेल के अंदर एक कैदी चिट्ठी लिख रहा था। कैदी भी बस 23 साल का। उसकी फांसी में बस कुछ टाइम बचा था, पर मौत का डर उसके चेहरे पर नहीं था। वो लिख रहा था, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर है हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मद्दिम पड़ जाएगा या फिर मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के मुझ जैसा बनने की आरजू किया करेगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की संख्या तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। 23 साल का वो लड़का आगे लिखता है, हाँ, एक विचार मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र या जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरे करने का अवसर मिलता, मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कोई लालच और फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी और अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक आ जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, चाहते ली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नमस्ते जी, मैं प्रीत कौर और आज है 23 मार्च। आज ही के दिन देश के 3 युवा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे। आज उनका बलिदान दिवस है। शायद बहुत से लोगों के लिए यह महज एक दिवस हो, पर जब हम इतिहास के उस दौर में जाते हैं जहां अंग्रेज हुकूमत थी, भारतीय गुलाम थे और देश के नौजवान आशिकी ना करके भारत माता की ब्रिटिश बेड़ियों से मुक्ति चाहते थे। जलियांवाला बाग में किशोरावस्था की दहलीज पर दस्तक दे रहा एक 12 साल का सिख लड़का उस मैदान पर ठिठक कर खड़ा हो गया जहां खून से लथपथ धरती की गंध एक दिन पहले हुए बर्बर हत्याकांड की गवाही दे रही थी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा है का। अपनी जेब से उसने एक शीशी निकाली जो वह लहू सनी मिट्टी डालकर अपने साथ ले जाने के लिए लाया था। लड़का शाम को देर से घर पहुंचा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि भारत की आजादी की क्रांति की मशाल बनने वाला सरदार भगत सिंह था। उस दिन उस बच्चे की जैसे जिंदगी की दिशा ही बदल गई। उसी दिन से उसके खून में इनकलाब हिलोरे मारने लगा। वह अपने प्यारे देश के लिए जान न्योछावर करने के लिए वचनबद्ध सिपाही बन गया। बात वर्ष 1928 की है। भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए जहां एक ओर आजादी के दीवाने जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासन भारतीयों के दमन के लिए कठोर कानून ला रहा था। सरकार ने शिकंजे को मजबूत करने के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का सब जगह प्रबल विरोध हुआ। जब साइमन 30 अक्टूबर को लाहौर आया तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस अधीक्षक स्कॉट और उसके साथियों ने निर्ममता से लाठियां बरसाईं। इससे सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। व्योध लाला लाजपत राय के सिर पर भी स्कॉट की एक लाठी लगी। इससे उनका सिर फट गया और अंततः 17 नवंबर को उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय जी की मौत से क्रांतिकारियों का खून खौल गया। उन्होंने घटना का बदला लेने का निश्चय किया। सारी योजना बना ली गई। स्कॉट को दंड देने का काम
भगत सिंह को सौंपा गया। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जयगोपाल को उसकी सहायता करनी थी। कार्रवाई से पहले और बाद में ठहरने का प्रबंध सुखदेव को करना था। योजना थी कि इस घटना को अंजाम देने के लिए वह आर्य समाज के डीएवी कॉलेज के छात्रावास से आएंगे और घटना को अंजाम देकर कुछ घंटे वहीं रुकेंगे। दिसंबर 1928 की शाम इसके लिए निश्चित हुई। जयगोपाल योजना अनुसार पुलिस कार्यालय के बाहर साइकिल लेकर ऐसे खड़े हो गए मानो वह बिगड़ी साइकिल को सुधार रहे हैं और कुछ दूरी पर भगत सिंह और राजगुरु खड़े बात कर रहे थे, मानो दो छात्र आपस में पढ़ाई संबंधी चर्चा कर रहे हों। पुलिस कार्यालय के सामने ही डीएवी कॉलेज था। उसके फाटक की आड़ में चंद्रशेखर आजाद अपना माउजर लिए तैनात थे। ठीक 5 बजे पुलिस अधिकारी सैंडर्स कार्यालय से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल चालू करने लगा। जयगोपाल ने समझा कि यही स्कॉट है। उसने इशारा दिया और अपनी साइकिल सहित खड़ा हो गया। सैंडर्स जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा कि भगत सिंह और राजगुरु ने जेब में से भरी पिस्तौल निकाल ली। भगत सिंह की इच्छा थी कि सैंडर्स कुछ और निकट आ जाए तभी गोली मारी जाए, जिससे गोली बेकार न हो, पर राजगुरु ने इस बात की प्रतीक्षा किए बिना गोली दाग दी। गोली लगते ही सैंडर्स मोटरसाइकिल सहित गिर पड़ा। यह देखकर भगत सिंह ने पास जाकर अपनी पिस्तौल की सब गोलियां उस पर झोंक दी, जिससे उसके जीवित बचने की कोई संभावना ना रहे। गोली चलने की आवाज सुनकर एक पुलिस अधिकारी मिस्टर फर्न घटनास्थल की ओर भागा। यह देखकर राजगुरु ने उसे उठाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद 3 सिपाही इनके पीछे दौड़े। आजाद ने उन्हें गोली मारने की चेतावनी दी। इससे डरकर 2 सिपाही तो लौट गए, पर हवलदार चानन सिंह आगे बढ़ता रहा और इस पर आजाद ने उसके पांव में गोली मार दी। वह भी धरती पर गिर गया। हालांकि जिसे मारना चाहते थे वह पुलिस अधीक्षक स्कॉट तो अपने भाग्य से बच गया, पर अंग्रेजों को यह अनुभव हो गया कि राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों का सामर्थ्य कम नहीं है। यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करके सभी लोग अपने ठहरने के सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए। उस समय क्रांतिकारियों के सुरक्षित ठिकाने थे आर्य समाज के मंदिर, गुरुकुल, विद्यालय और स्कूल। सैंडर्स के वध के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कारेली बाग में आर्य कन्या विद्यालय में 2-3 दिन के लिए रुके, क्योंकि ये पहले से ही आर्य समाजी परिवार से थे। और इसके बाद दूसरा सुरक्षित ठिकाना था कोलकाता का आर्य समाज। भगत सिंह यहाँ के आर्य समाज मंदिर में बम बनाने के लिए सामग्री जुटाने के लिए रुके थे। जॉन सैंडर्स को गोली मारने के बाद आर्य समाज मंदिर कोलकाता में कई दिन रुके। यह अप्रैल 1929 का वक्त था। अंग्रेज सरकार 2 नए बिल ला रही थी। तय हुआ कि असेंबली में बम फेंका जाएगा, किसी की जान लेने के लिए नहीं, बस सरकार और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इस काम के लिए चुने गए। 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली की असेंबली में बिल पर बहस चल रही थी, तभी असेंबली के उस हिस्से में जहां कोई नहीं बैठा हुआ था, वहां दोनों ने बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। असेंबली में बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के पकड़े जाने के बाद क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। राजगुरु को पुणे से अरेस्ट किया गया। सुखदेव भी अप्रैल महीने में ही लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए। भगत सिंह को पूरी तरह फंसाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने पुराने केस खंगालने शुरू कर दिए थे। इसी बीच भगत सिंह के 2 साथियों ने उनके खिलाफ गवाही दे दी थी। सैंडर्स की हत्या का दोषी तीनों को माना गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस माना गया। तीनों पर सैंडर्स को मारने के अलावा देशद्रोह का केस चला, दोषी माना गया। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया जाए। दिन तय हुआ 24 मार्च 1931। लेकिन अंग्रेज डरते थे कि कहीं बवाल ना हो जाए, इसलिए 23 मार्च 1931 की शाम को करीब 7:30 बजे ही तीनों को लाहौर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया।
इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें, भूल जाना नहीं। एक 23 साल का युवा उस ब्रिटिश सरकार के लिए खौफ बन गया था, जो यह कहा करती थी कि हमारे राज्य में सूरज भी नहीं डूबता। लेकिन उस युवा के विचारों से ब्रिटिश हुकूमत में खौफ था, उसे अपना सूरज डूबता दिखाई देने लगा था। भगत सिंह के पास भारत की गरीबी के तर्क थे, अंग्रेजी शासन से सवाल थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि हिम्मत थी, हौसला था, जज्बा था। वो हमेशा कहा करते थे, हमारी शहादत में ही हमारी जीत है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जोश में ये कदम उठाया था, बल्कि वे जानते थे कि उनके बलिदान से ही देश के लिए आजादी का रास्ता खुलेगा। नमन है आज आर्य समाज को अपने वीर सिपाहियों पर, जिनका देश की आजादी के लिए फांसी का तख्ता मंडप बना, फांसी का फंदा उनकी वरमाला और मौत उनकी दुल्हन। अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आर्य समाज की ओर से शत शत नमन।